हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन, उसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स कवर करेंगे हम, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करना है आपको, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कर्व्ड रोड बैंक्ड। तो कर्व्ड रोड बैंक्ड क्यों होती हैं? तो पहले ये देखते हैं कि बैंकिंग होती क्या है। बैंकिंग होता है कि अगर यूजुअली रोड्स कैसे होती हैं, प्लेन होती हैं। जैसे ये पेपर है और यहां से ऐसे अगर कोई व्हीकल, और यहाँ पे टर्न है, अगर रोड आपकी अनबैंक्ड है तो अगर ये टर्न लेता है व्हीकल तो इसको ऐसे टर्न लेना है। ठीक है, ऐसे टर्न लेना है। तो इस टर्निंग में क्या होता है कि अभी क्योंकि यहाँ पे उसको कोई टर्न करने के लिए जो भी फोर्सेस टायर पे अप्लाई हो रहे हैं, या वो उसका डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमको सिर्फ रोड के और टायर के फ्रिक्शन पे डिपेंड रहना पड़ता है। बैंक्ड क्यों करते हैं हम रोड को? कि बैंकिंग का मतलब होता है कि अगर ये सरफेस है तो ये थोड़ा सा उठा होगा एक तरीके, ये एक साइड से, मतलब अगर ऐसा सरफेस है तो ऐसे होगा थोड़ा सा। तो अगर ये रोड अगर बैंक्ड है, थोड़ा सा इसका सरफेस यहां से उठा है, तो जो व्हीकल होगा उसको टर्न करने में इजी रहता है। और वो इजी क्यों रहता है? क्योंकि फिर ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि टायर और रोड के फ्रिक्शन पे ही हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं और डिटेल में। वाई आर कर्व्ड रोड बैंक्ड। तो कर्व्ड रोड का बैंकिंग जो होता है, और आपको इसका आंसर कैसे लिखना है पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि इफ दिस इज अ कार, यहाँ पे ये कार बनाई है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक्चुअली में ये एरो को इधर होना था, एनीवेज। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कार, एक तो इसका वेट है, तो डाउनवर्ड इसका वेट mg एक्सपीरियंस करती है, और इस वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल, जो सरफेस से टच्ड रहता है। इस सरफेस, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस करता है। अब अगर ये स्ट्रेट रोड है, जैसे अभी हमने देखा, अगर ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर अगर कार चल रही है तो ये टर्न करेगी। अगर ये कार अगर इस तरफ टर्न करती है तो इसको सपोर्ट करता है, ये टॉपिंग ना करे, मतलब ऐसे पलट ना जाए कार, उसको सपोर्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ टायर और इसका जो रोड का सरफेस है उसके बीच का फ्रिक्शन। तो स्टेटमेंट में हमने लिखा है, ऑन हॉरिजॉन्टल रोड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ टायर एंड रोड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये जो कार है हमारी इस तरीके से जा रही है ना, अंदर ऐसे घूम के जा रही है, तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और इसमें टर्निंग हो जा रही है इजिली। अब सेकेंड पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि जो रोड का सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो चेंज होता रहेगा। देयरफॉर इट इज नॉट रिलायबल। इसलिए हम पूरा टायर और रोड के जो फ्रिक्शन है उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज स्लिपरी है रोड, या आपके उसमें बहुत सारे अनइवन सरफेस हैं रोड के, तो बहुत चांस होगा कि अगर कार ऐसे करके जाएगी तो उसमें टॉपिंग हो जाए, ऐसे पलट जाएगी वो, या फिर सीधे आगे निकल जाएगी टर्न लेने के बजाय, तो एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अभी बैंक्ड रोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमने क्या किया, दिस वाज अवर सरफेस, और इसको ये बैंक कर दिया, मतलब थोड़ा सा उठा लिया यहाँ पे थीटा एंगल ऐसे। अब जब ये कार जा रही है और ये टर्न करेगी, तो अभी ये इजिली टर्न होगी। उसको इजी बनाने के लिए कौन कौन से फोर्सेस सपोर्ट करते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और यहां पे हम आपको बताएंगे कि इस केस में अगेन आप देखते हैं ये सेंटर से कि नीचे इसका वेट है mg, वेट को जो बैलेंस कर रहा है आपका, अभी जो नॉर्मल होगा थोड़ा सा ये टिल्टेड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का जो ये एंगल थीटा है, थीटा से लगा हुआ जो आपका कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है, मालूम है आपको। तो ये एन को अगर रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये रिजॉल्व होता है। यहाँ पे mg को बैलेंस कर रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये इसको बैलेंस करेगा। और अंदर की तरफ देखो, कार ऐसे टर्न ले रही है, तो अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी कार को 100% फ्रिक्शन पे, स्टैटिक फ्रिक्शन पे रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजिली ये कर्व हो जाता है। इन बैंक्ड रोड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एंड साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल। सो दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है, डू वी नीड अ बैंक्ड रोड फॉर अ टू व्हीलर। तो यस, टू व्हीलर के लिए भी हेल्प होती है बैंक्ड रोड में। तो आंसर आप लिखेंगे, यस वी नीड अ बैंक्ड रोड फॉर अ टू व्हीलर टू।
और उसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हमको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। आप ड्रॉ करेंगे, टू व्हीलर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अगेन सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इसका जो मास है डाउनवर्ड होगा mg, वेट इसका, तो यहाँ पे वेट इसका डाउनवर्ड है और इसको सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा ये सरफेस यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड लेते हैं तो यस यहाँ पे सरफेस को टच कर रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल है। नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं तो वी गेट 2 कंपोनेंट्स n cos थीटा, दिस वन, और ये हमको मिलता है हमारा ओके यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है, हम यहाँ इसको सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन को, ये डॉट को सेंटर ले रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि यहां से ऐसे करके ये आ रहा है, इसको ऐसे टर्न होना है, व्हीकल को ऐसे टर्न होना है। तो जब ऐसे टर्न होना है तो इस केस में क्या है, यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका जो नॉर्मल है ये नहीं, इसका नॉर्मल ये वाला है जो ऑरेंज कलर का बनाया हमने, ये वाला, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल को रिजॉल्व किया है हमने, ये थीटा एंगल है तो थीटा से अटैच्ड वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, और इससे अवे फ्रॉम दी एंगल थीटा ये होता है हमारा n sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस केस में ये सेंटर है, ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके हमारा व्हीकल। तो इस केस में आप देखिए कि जब ये लीन हो रहा है टूवर्ड सेंटर तो इसको कौन कौन से फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अगेन mg को बैलेंस कर रहा है n cos थीटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो n sin थीटा है, मतलब इनवर्ड जो हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इनवर्ड mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है n sin थीटा। तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उनको आप इक्वेट करके लिखेंगे और हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा यहाँ पे एंगल का कि कितना लीन इसको होना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे, बाय लीनिंग इनवर्ड राइडर गेट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे, वो देखते हैं कि हेयर n sin थीटा, मतलब जो अंदर की तरफ था ये वाला अब हमने देखा n sin थीटा, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड mv²/r। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा बनेगा, और इस केस में m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा v²/rg। तो राइडर बेंड्स थ्रू दी एंगल थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 10 v²/rg। तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है, और इजी है ये क्योंकि सारे क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होता रहता है ये। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स? इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर्स? तो कोनिकल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी का जो हमारा फॉर्मूला है, या आप चलो पीरियड का भी ले सकते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला आता है 2π√L, जो लेंथ है स्ट्रिंग की, cos थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है कोनिकल पेंडुलम की वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड से रिलेशन ऐसे रहता है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो जब t इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन होता है तो अब n, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा है फैक्टर्स, तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे, सारे जो वैल्यूज हैं वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये इनवर्स हो जाएंगी। तो अब हमको इसके रेफरेंस में चेक करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में। तो आप देखिए ये तो कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको ऐसे लिखना है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम स्क्वायर रूट ऑफ एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। मीन्स अगर आप लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगी। सेकेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप जी की वैल्यू देख रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके जी की वैल्यू के। अगर आप ऐसे प्लेस में जाते हैं जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जी की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, हमको मालूम है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो एन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन कॉस थीटा, क्योंकि थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और कॉस थीटा का ऐसा रिलेशन है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, थीटा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीज होने में कॉस थीटा डिक्रीज होता है तो इसका मतलब कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये रिलेशन है इसका। फिर नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर्स? तो यस, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, बॉब का जो मास होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
Frequency of conical pendulum is independent of mass of the bob. Fourth question है, इंटरेस्टिंग है ये. Why is it useful to define radius of gyration? तो चलिए इसको देखते हैं. रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन है हमारा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या देखने पड़ते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स चाहिए हमको, तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. जैसे इन केस ऑफ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा mr² डिवाइडेड बाई 2. इस केस में कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रिंग्स लेते हैं सारा और उनको हम इंटीग्रेट करते हैं. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके अबाउट द सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर हम लेते हैं तो ये होता है 1l² डिवाइडेड बाई 12. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स चाहिए. लेकिन इफ वी कंसीडर ओनली द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम सारा, अभी जैसे ये डिस्क है, सपोज इस डिस्क का सारा मास हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, ये रॉड का सारा मास हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया. इस केस में क्या है, ये जो आर की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक जो आर है, अब हम उसको के कहते हैं और यही के इज रेडियस ऑफ जायरेशन बनता है. तो इस केस में अगर ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे मास हमने इसका मास लिया पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ये बना दिया, रॉड का सारा मास हमने ये बना दिया, यहाँ पे ये जो डॉट है. अब इसका जो रोटेशन है अराउंड इट्स एक्सिस, उसका जो वैल्यू होता है I इज इक्वल टू mk² होगा डिस्क के. ये जो अगर डिस्क का मास लिया हमने उस केस में, और अगर हम रॉड का मास लेते हैं उस केस में भी. तो क्या देखा हमने इससे, इफ वी कंसीडर ओनली द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी एक्सप्रेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mk². तो यहाँ पे जो k है वो है डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है. तो दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं, दोनों केसेस में हमको I की वैल्यू सेम मिल रही है. हमने रॉड का मास लिया, ये हमने डिस्क का मास लिया, तो I की वैल्यू हमको सेम मिली यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद इट्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमने देखा था तो हमने देखा कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट था. ये हमने डिस्क लिया था, उस केस में हाफ ऑफ दी mr² निकला था. ये हमने रॉड लिया था, इस केस में 1/12 ऑफ ml² निकला था हमारा. अब इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम अगर I का आपका रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में अगर हम इक्वेट करते हैं तो हम इजिली K मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ जायरेशन जब सारा मास एक पॉइंट पे सेंटर्ड हो गया था, और R के आपका कौन सा रेडियस हुआ जब मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में अवेलेबल है. तो इन दोनों का रिलेशन हम बता सकते हैं हर केस में. तो ये इसका यूज है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ यूनिफॉर्म डिस्क and a hollow right circular cone have the same formula for their mi moment of inertia when rotating about their central axis के अराउंड अगर रोटेट करते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है. why is it so? तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हमने देखा है, दिस इज डिस्क और ये इतने थिकनेस की है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन की बात कर रहे हैं. तो इस केस में डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ ऑफ दी mr² होता है. ठीक है, ये हमने किया है कैलकुलेट. तो ये क्यों है ऐसा. और हॉलो कोन आपने देखा है, जैसे बर्थडे में कैप्स होती हैं, बर्थडे कैप पहनते हैं हम, जो ये वाला, ये हॉलो कोन में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस में रहता है ऐसे. इस केस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हाफ ऑफ दी mr². ठीक है, मास और ये रेडियस है इसका स्क्वायर. तो यहां पे अब दोनों केसेस में आप देखते हो कि जब हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क के केस में भी हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी रिंग्स को इंटीग्रेट करते हैं, सारा ऐड कर देते हैं, छोटी छोटी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उनको हम ऐड कर देते हैं. जब हम राइट एंगल आपका ऐसे आपका हॉलो हम कोन लेते हैं अगर, तो कोन में भी आप इमेजिन करो कि एक कट आपने यहाँ पे किया रिंग का, एक कट आपने यहाँ पे किया रिंग का, एक कट आपने यहाँ पे किया रिंग का, एंड सो ऑन. तो बहुत सारे इनफाइनाइट रिंग्स का इंटीग्रेशन करके हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे भी इनफाइनाइट रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करके हम इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. तो दोनों केसेस में हम
इन वेज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आती है। इस केस में हाफ एम आर स्क्वायर आती है, इस केस में भी हाफ एम आर स्क्वायर आती है। लेकिन जो क्वेश्चन है आप उसको रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन हुआ आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर डिस्क के लिए भी, और इसके लिए भी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हुआ हॉलो कोन के लिए भी। तो दोनों ही केसेस में आप वैल्यू पुट करो, आई की जगह यहाँ पे एम के स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम आई की जगह एम के इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। इस केस में भी एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमको के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू इसमें भी हाफ मिलेगा, और इसमें भी हमको जो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू वो हाफ मिलेगा। तो आप इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों का ही रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हाफ हाफ होता है, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो आप इस टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, while driving along an unbanked circular road, अभी unbanked है रोड, a two-wheeler rider has a lean with a vertical, why is it so? तो फर्स्ट पार्ट तो यह है कि जो राइडर है वो इनवर्ड लीनिंग करता है, तो इनवर्ड लीनिंग वो क्यों करता है? विद व्हाट एंगल द राइडर हैज टू लीन, राइडर को किस एंगल पे लीन करना पड़ता है? तो हमको राइडर को एंगल थीटा पे लीन करना पड़ता है। ड्राइव द रिलेवेंट एक्सप्रेशन वाई सच अ लीनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोर व्हीलर के लिए लीनिंग, ऐसा लीनिंग क्यों नेसेसरी नहीं होता है? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम देखते हैं, किसी अनबैंक्ड रोड में लीन क्यों करना पड़ता है? अभी ये अनबैंक्ड रोड है तो लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम। देखो जब लीन करता है ना ऐसे करके, जब ये टिल्ट होगा, ये बाइक चल रही है, ये टिल्ट होगा, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इसके अलोंग होगा सेंटर के, ऐसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सरफेस से ये टच कर रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल होगा तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब अगेन ये साइन थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ अगर ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो ये तो नीचे गिर जाएगा इधर, लेकिन बाहर की तरफ आउटवर्ड भी एक बैलेंसिंग होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि सर्कल के बाहर की तरफ ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है और इसको बैलेंस करता है। mg इसका ऐसे ही रहेगा डाउनवर्ड, mg को बैलेंस कर रहा है n cos थीटा। तो अगेन ये हमने कहा था कि रिपीट होते जाएंगे और आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको ऐसे लिखना है, आंसर लिखना है, बाय लीनिंग इनवर्ड राइडर प्रोवाइड्स हिमसेल्फ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइडर लीन थ्रू एंगल थीटा। ये भी आपका क्वेश्चन का पार्ट है तो इसको आपने यहां पे ऐसे सेपरेट लिखना है। फोर्सेज ऑन एक्शन, और आपको बैलेंस करना है, जैसे n sin थीटा बैलेंस कर रहा है, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, cos थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को बाइक की mg को, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। जो थीटा एंगल है यहाँ पे कि किस एंगल पे लीन करेगा, ये इस एंगल पे लीन करेगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 10, कितना वेलोसिटी है, कितना r है, कितना g की वैल्यू है, तो हमको थीटा मिल जाएगा। फिर लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि फोर व्हीलर के लिए क्यों रिक्वायर्ड नहीं होता है ये। तो फोर व्हीलर के लिए ऐसी लीनिंग इसलिए रिक्वायर्ड नहीं होती है कि फोर व्हीलर के केस में देखिए ऐसे अगर फोर व्हीलर आपका ऐसे चलता है तो अगर सपोज ये भी यहाँ पे ये सर्किल है, इसने ऐसे करके करना है, ये वाला सर्किल है और ये इसको ऐसे करके मोड़ना है, तो देखो ये इनवर्ड, ये अंदर की तरफ वाले टायर्स हैं और ये जो दो हैं ये बाहर वाले टायर्स हैं। ठीक है, और इसका भी अपना एक नॉर्मल होगा क्योंकि ये भी सरफेस से कनेक्टेड है। तो फोर व्हीलर के केस में इसके दोनों पेयर ऑफ इनवर्ड वाले टायर्स और जो आउटवर्ड वाले इसके टायर्स हैं, दोनों के दोनों टायर्स एक नेट टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक नेट रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि ओवर टर्निंग को अपोज करता है। ओवर टर्निंग मतलब ऐसे, ये टॉपलिंग इसकी ऐसे ना हो जाए और ये ऐसे पलट ना जाए, उसको सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? पेयर ऑफ टायर्स में कैसे पेयर आएगा? इनवर्ड पेयर ऑफ टायर और आउटवर्ड पेयर ऑफ टायर। तो ये जब ऐसे कर्व्ड ऐसे ये मूव करेगा तो उस ड्यूरेशन में, अभी ये देखो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इनवर्ड पेयर ऑफ टायर्स, आउटवर्ड पेयर ऑफ टायर्स क्या करते हैं? ये नेट रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि अपोज करता है ओवर टर्निंग के लिए। यहां पे देखते हैं कैसे लिखना है इसको। सच अ लीनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोर व्हीलर, क्योंकि फोर व्हीलर के पास
4 व्हील्स होते हैं बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पेयर ऑफ इनर व्हील एंड आउटर व्हील्स प्रोड्यूस अ नेट रिस्टोरिंग टॉर्क विच अपोजेस द ओवर टर्निंग। इसलिए उसको लीन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके टायर्स नेट रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि ओवर टर्निंग को अपोज करते हैं और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अटैच तो है ही ना टायर्ड सरफेस से। तो ये हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का पार्ट था। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम जल्दी आते हैं। थैंक यू।